हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 जीके एंड जीएस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस पेपर 22, आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 22 देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस पेपर काफी यूजफुल होने वाला है। इस प्रैक्टिस पेपर 22 के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रपति यानी भारत का जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यू के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यहां से यूपीपी में एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का राष्ट्रपति। तो इसके अंतर्गत बनने वाले ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी देखा गया है कि आयोग ऐसे प्रश्नों को बार बार रिपीट भी करता है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करें दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो है प्रेस जरूर करिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस सेशन से जुड़कर अपने एग्जाम को, अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसका जो निर्वाचन है, इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 यानी आर्टिकल 54 में इस प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें समान अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से इस राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट किया जाता है। एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यानी जो आर्टिकल 54 में प्रक्रिया का उल्लेख है तो उसमें एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा किनके द्वारा किया जाएगा, इस निर्वाचक गण में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक गण होता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी वाला विकल्प कह रहा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विकल्प कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी विकल्प कह रहा है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित होने वाले सदस्य यानी जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये सम्मिलित होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि निर्वाचन गण में कौन सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला, यानी राज्यों की विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इस शब्द को आप एग्जाम हॉल में पढ़ते समय जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप बड़ी आसान प्रश्न देखने के बाद बड़ी तेजी के साथ पढ़ देते हैं और जिसमें ये नहीं शब्द क्या होता है नहीं दिखाई देता है। तो आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो,
संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। यानी भारत का राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद यानी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, दिवालिया या पागलपन ना हो और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ऐसे व्यक्ति को यानी राष्ट्रपति चुनवा निर्वाचित करने के लिए ऐसी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर निरक्षर व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता या इस आधार पर उसे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु क्या किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। यानी उसकी उम्मीदवारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह क्या हो, पढ़ा लिखा हो। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा जरूरी हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। यानी जब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है किस दिन से माना जाएगा? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उस दिन से माना जाता है जिस दिन से भारत का राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर लेता है। यानी जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर लेता है उसी दिन से राष्ट्रपति अगले 5 वर्षों तक का अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति 5 वर्षों तक बना रहे, ये बीच में भी हट सकता है या बस होता त्याग पद दे दे उपराष्ट्रपति को, या संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें पद की शुरुआत कब से मानी जाएगी? अपने पद ग्रहण के दिन से। यानी जिस दिन वह अपने पद को ग्रहण कर लेता है उस दिन से राष्ट्रपति क्या होता है, उसके 5 वर्ष का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला आपका इसमें राइट आंसर बन जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है। लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति जो है अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हो या अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह किसको संबोधित करके त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति जो है या किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति या संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंप देता है। जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है तो तत्काल, यहाँ एक कंडीशन होती है, तत्काल वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत का उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है। यानी इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है। ये भी कंडीशन हमें याद रखनी है क्योंकि राष्ट्रपति जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है कि तत्काल इसकी सूचना किसको दे? लोकसभा स्पीकर को देता है। तो आपका राइट इसमें क्या हो जाएगा आंसर? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले अगर हटाया जाना है या उसको हटाया जाना उचित समझा जाए तो यह किसके द्वारा संभव होगा? क्योंकि संसद, आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? संसद के द्वारा। क्योंकि संसद की अगर बात की जाए तो संसद के अंतर्गत लोकसभा प्लस
राज्यसभा, राज्यसभा और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र जो पति होता है, राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो क्योंकि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो लोकसभा उसे अपने उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत से पारित करता है और इसकी पुष्टि कौन करता है? राज्यसभा करता है। अगर राज्यसभा इसकी पुष्टि नहीं करता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर शुभविदित रहेगा, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र नहीं देगा। इसीलिए संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या बन रहा है? डी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। यानी अगर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले अगर हटाना है संसद को, तो किस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के तहत यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 61। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन? अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, संसद इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होगी। यानी अगर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी है या शुरू करनी है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को संसद के द्वारा कितने दिन पूर्व दे देनी चाहिए? 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे देनी चाहिए कि हम जो है आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति अपने पक्ष को रखने के लिए या वह खुद संसद में उपस्थित हो या अपने द्वारा किसी निर्वाचित व्यक्ति को क्या करे, अपनी बात रखने के लिए संसद में उपस्थित कर सके। तो यह सूचना कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व यह सूचना दे देनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा कौन वाला? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो वह हिस्सा लेता है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसको नहीं इनवाइट किया जाता, एक तरह से कहा जाए वह हिस्सा नहीं लेता है। तो कौन सा सदन है जो हिस्सा नहीं लेता? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधान सभाएं? तो राष्ट्रपति का भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक गण होता है या निर्वाचन के लिए जो सदस्य अपॉइंटमेंट किए जाते हैं उसमें राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राज्यों की विधान सभाएं होती हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं या हिस्सा नहीं लेती हैं। अब क्या होता है, महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के, लोकसभा के कुल सदस्य, क्योंकि निर्वाचन में खाली निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहां कुल सदस्य भाग लेते हैं, महाभियोग में कुल सदस्य भाग लेते हैं, इसी तरह से राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ये तो निर्वाचन में भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के महाभियोग की में हिस्सा नहीं लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यहाँ एक शब्द को आपको ध्यान रखना है, आहूत शब्द किया गया है, एक तरह से कहा जाए किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा?
तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत 108 के तहत राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। इसी प्रश्न में हम ये भी जानेंगे कि जो ये संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इसको इनवाइट यानी इसको बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो इन बातों में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए दोनों बातें आपको जानना जरूरी था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। जो बैठक का आयोजन किया जाता है, बैठक का अध्यक्षता की जाती है या किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो यह बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह बैठक जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आयोजित की जाती है, यानी इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन यहीं पर अपॉइंटमेंट या आहूत शब्द जोड़ देता है तो आपका आंसर चेंज हो जाता है, क्योंकि किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जैसे ही नहीं शब्द आए आप इसे अंडरलाइन कर लिया करें अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो कि आपसे सवाल पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा रहा है कौन से कथनों में सही नहीं है। वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका बी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वह दोनों दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, वह प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से पहले संयुक्त रूप से यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है, संबोधित करता है, या नवनिर्वाचित लोकसभा के पहली बैठक से पहले राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। लेकिन राष्ट्रपति कभी भी सदन दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग नहीं लेता है, और यहां आपको दिया है कि वह दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग लेता है, जबकि यही स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। बाकी वह संसद का एक संघटक भाग है, यह सही है, क्योंकि अनुच्छेद 79 यानी 79 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यानी अनुच्छेद 79 में यही उल्लेख है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, इसका भी उल्लेख मिलता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू करता है। आर्टिकल 123 के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार अगर लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई न चल रही हो और ऐसी परिस्थितियां का निर्माण हो गया है कि हमें कानून बनाना है, इसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है, और सी वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है, बी वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारत डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो किस विधेयक पर भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, यानी ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति
जब वो लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वह किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पे 3 प्रक्रिया अपना सकता है। पहली, वह तो अनुमति दे दे विधेयक पर। दूसरी, वह अनुमति या वह विधेयक पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। तीसरा क्या है, उस पर कोई बात ही ना करे, एक तरह से कहा जाए उस पर मौन रहे, उस पर ना हाँ कहे ना ना ही कहे। तो ऐसे ही जो अधिकार उसको दिया गया है, इसे ही क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक पर मौन धारण कर लेता है, उस पर कोई उत्तर नहीं देता है, तब वो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति क्या है? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। और पहली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने भारत डाक संशोधन विधेयक पर पहली बार पॉकेट वेटो का, संसद के द्वारा यह संशोधन पारित हो गया था, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने ना तो हां कहा ना तो ना ही कहा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को? तो यह विधेयक अनुमति रोकने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकता है? अनुमति रोकने का अधिकार रखता है। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? यानी जो भारत पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है, या कैसी प्रक्रिया है? तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? अगर राष्ट्रपति के किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन मिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है उसको क्या कर लिया जाना चाहिए? भर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 बजे इसी टाइम इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।